Hello everyone, myself Shanwaz Mir, Faculty of Diploma Engineering. Today we will discuss our new topic that name is timber. In this topic, we will discuss about the use of timber, defect of timber, defect causes, defect types of timber, the difference between softwood and hardwood, seasoning of timber, reasons, methods, benefits, advantages and disadvantages. So let's start. What is timber? Wood suitable for building or other engineering purpose is called timber. When it's form part of living tree, it is called standing timber, and when the tree has been felled, it is called rough timber. When it has been sawn to various market forms such as beams, planks, batten, and it is called converted timber. सबसे पहले तिम्बर एक ऐसी लकड़ी है कि जो कि हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के पर्पज़ में हो या फिर किसी दूसरे शटरिंग के पर्पज़ में हो, तो उसको हम तिम्बर बोलते हैं। अब अगर तिम्बर स्टैंडिंग फॉर्म में है या खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग तिम्बर। और अगर कोई तिम्बर का पेड़ नीचे गिरा हुआ है या गिराया हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रफ तिम्बर। बट अगर उसी तिम्बर को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसी लकड़ी को हम एक अपने यूज़ में लाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स में हो, लाइक बीम्स में हो, कॉलम्स में हो, या उसकी हम जो भी स्कैफोल्डिंग या शटरिंग वगैरह करते हैं या उसकी बैटन बनाते हैं, प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं, तो उस तिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड तिम्बर। दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ तिम्बर। इसमें फेल्ट वाला तिम्बर भी है, कुछ पीछे जो है फर्स्ट पिक में स्टैंडिंग तिम्बर भी है, और बाकी जो दूसरी तीसरी है उसमें इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें। तो इस तिम्बर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड तिम्बर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लकड़ी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, उसको हम तिम्बर बोलते हैं, चाहे वो रफ तिम्बर हो या स्टैंडिंग तिम्बर हो या फिर कन्वर्टेड तिम्बर हो। इफ़ वी आर यूजिंग दिस तिम्बर इन आवर कंस्ट्रक्शन लाइन, द वुड इज़ आल्सो नॉन एज तिम्बर। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रीज़। अब ट्रीज़ को भी क्लासीफाई किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ, ट्रीज़ आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारे पेड़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनके अकॉर्डिंग किसके? मोड ऑफ ग्रोथ के। तो फर्स्ट वन है एंडोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस क्या है? द ट्रीज दैट ग्रो इनवर्ड in a longitudinal fibrous mass such as banana, bamboo, palm and cane. Even though the stem of tree of this class is light, and though yet it is too flexible that it is not suitable for engineering work with exception to bamboo. तो एंडोजेनियस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि बनाना का ट्री है, बैम्बू का है, पाल्म का है या कोई दूसरा ट्री है। हालांकि इन ट्री के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। Then exogenous trees, the trees that grow outward direction by addition of one concentric ring every year. These rings are known as annual ring. Since one ring is added to the tree every year, so the number of annual ring in the stem of tree indicates its age in year. The timber obtained from this class of trees is extensively used in engineering work. तो एक्सोजेनियस ट्रीज़ वो ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं, और इनको हम क्या करते हैं? अपने सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं। और मेन बात
इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है, इंडिकेट करती है उस ट्री की एज। साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि उस ट्रीज की वो एज डिफाइन करता है हर साल के बाद। तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ। अब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे, तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज है। लेकिन ये सिर्फ एक्सोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है, जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रीज़ में कुछ एग्जांपल बताई गई हैं एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस की। बैम्बू हो गया, बनाना हो गया और देवदार हो गया। ये जो देवदार है, बैम्बू और बनाना जो है वो एंडोजीनियस में आते हैं, उनमें से हम बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं। और देवदार का ट्री है जो वो एक्सोजीनियस में आता है, जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ में अब एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं। Timber available from exogenous trees is further classified into two categories। जो exogenous की जो क्लासिफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉर्निफोर और एवरग्रीन, और दूसरा डेसिड्यूस। कॉर्निफोर जो सदाबहार रहते हैं और डेसिड्यूस जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाखें टूट जाती हैं। सो कॉर्निफोर और एवरग्रीन, these trees yield softwood। These are trees with pointed leaf। देवदार, पाइन, चेयर एंड काई belong to this class। ये ऐसे कॉर्निफर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, पाइन हो गया, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कॉनिफेयर से या फिर एवरग्रीन से। और डेसिड्यूस, these trees are having broad leaf, yield hardwood। टीक, साल, शीशम belong to this class। जो डेसिड्यूस है ये बहुत ही हार्ड वुड होती है और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं और एकदम ये टाल होता है। और ये जैसे कि हार्डवुड हो गया, जिसमें हार्डवुड आता है टीक का, साल का, या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं, डेसिड्यूस कैटेगरी में। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड लाइक porous and fiber, hard structure plant system stem, which is the secondary system of the vascular tissue consisting of cellulose, and it can be defined as wood, it is supportive organs। Then growth of a timber tree, कि timber की growth कैसे होती है। In spring season, roots of the tree suck a solution of salt from the soil। This solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and absorb carbon dioxide from the air। This action in the presence of sun make the solution a bit viscous। This transformed viscous solution is known as sap। अब किसी भी टिम्बर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सोल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, ये सक करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और फिर वही सॉल्ट धीरे धीरे अपना जो है वो सॉल्यूशंस को लूज़ करता है ड्यू टू एवेपोरेशन की वजह से, और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। तो ये जो एक्शन होता है ये प्रेजेंस होता है किसकी में, सन के में, जो कि सूरज की प्रेजेंस में होता है, सॉल्यूशन मेक बनाता है, और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में, जिसको हम सैप बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन ऑटम विस्कस सैप डिसेंड्स बिलो द बार्क एंड लीव्स अ थिक layer of the sap left below the bark get transformed to wood is known as cambium layer। It goes on gaining the strength with the passage of time। A fresh layer thus added on the outside of the tree every year, forming a new annual ring। The new ring represents a year's growth of tree।
In simple word, we can say that in autumn season, trees suck that salt and convert into sap, and then appear a layer. That layer is known as cambial layer, and after 1 year there is a ring, annual ring produced, and that annual ring represent a year growth of that tree. It's mean one angular ring is equal to 1 year. Number of ring define the age of the tree. This is the main structure of a tree. These are the some components that like shown in the figure. There is an inner bark, outer bark, vascular cambium, sap wood, heart, pith, ray, early wood, late wood, ग्रोथिंग. ये एक सर्कल है, पूरा एक रिंग है जो कि हमें ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ट्री की कितनी एज है. अब जैसे इस फिगर में हम देखें तो अगर इसमें 7 रिंग होंगे तो ये 7 साल का होगा. अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे. उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडुला था. It is the first form portion of the stem of the tree. It consists of entirely cellular tissue. ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से? सेलुलर टिश्यू की वजह से. देन द पिथ विच व्हेन द प्लांट इज यंग contain a large amount of fluid and nourish the plant. It dies up and decay when the plant become old. Sap is then transmitted by the wood a fiber that deposit about the pith. जब हमारा कोई भी ट्री यंग होता है उसमें बहुत लार्ज ऑफ अमाउंट में न्यूट्रिशन होती है. आफ्टर डीके के बाद वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपॉजिट हो जाती है उसके पीथ में. देन नेक्स्ट, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, एनुअल रिंग. द रिंग ऑफ वुडी फाइबर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द पीथ आर नोन एज एनुअल रिंग बिकॉज वन सच रिंग इज एडिड एवरी ईयर. एनुअल रिंग जो कि डिफाइन करता है ट्री की एज को, हर साल के बाद एक नया रिंग एडिड हो जाता है उस ट्री में. हार्टवुड, innermost ring surrounded the pith constitute the hardwood. The wood is darker in color, stronger, more compact and durable. Hardwoods mean उस ट्री का हार्ट जो कि पाया जाता है पिथ के आसपास और वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है. देन सैपवुड, outer annual ring of the tree constitute the sapwood which transmit the sap from roots to branches. Compared with hardwood, sapwood is lighter in color, weaker and more liable to decay. Then bark, it is outermost protective covering of the cell and woody fiber on a tree. In course of timber old layer split and scale off. bark जो है वो outer most होता है और जो outer skin होती है ट्री की जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को, चाहे वो किसी भी सीज़न में हो. जो बाहर की स्किन होती है किसी भी टिम्बर को हम उसको बार्क बोलते हैं. देन कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज. कैम्बियल लेयर outermost one ring between the bark and sap. कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है. which is not converted into wood is known as कैम्बियर लेयर. जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं. इफ़ द कैम्बियर लेयर इज एक्सपोज्ड बाय रिमूविंग द बार्क, द सेल्स cease to be active and result in death of the tree. अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज़ के जो सेल्स और टिश्यू हैं वो इस रिज़ल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद ब खुद अपने आप गिर गया है. देन मेडुलरी रेज,
These are thin horizontal veins radiating from the pith toward the bark. They carry sap from outside to the inner part of tree and nourish it. They keep the annual ring tightly gripped together. So medullary rings are those rings who are present in vein and radiating from the pith. Their work is to carry sap from outside to the inner part. Basically, medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees. This is the main example of medullary rays. See the picture and understand about the medullary rays which are present in any tree. Then the most important topic is characteristics of good timber. कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ टिम्बर। एक अच्छी लकड़ी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर है। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए सॉन ट्री एंड शुड बी फ्री फ्रॉम सैप। देन it should have straight and close fiber. Then it should be of uniform color. It should give a clearly ring sound when struck. Dull heavy sound is a sign of internal decay. It should have regular annual ring. Timber with narrow annual ring are generally the strongest. So first point, should be free from sound of a tree. And then जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए। उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए। अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डीके है। और उसके इट शुड हैव रेगुलर, हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर को डिफाइन करता है। देन freshly cut surface should give sweet smell. Teeth of the saw should not get clogged while sawing. Out of some variety of timber, darker and heavier pieces are stronger. It should have bright and smooth surface when planed. Dull appearance is a sign of defective timber. It should have firm adhesion of fiber and compact medullary rays. जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी टिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे, उसे डिफाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है। देन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको कटेंगे उसके अंदर क्लॉग नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। और जो उसके अंदर टिम्बर के अंदर वाली जो पीसीज हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। और उसकी जो अपेरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। अगर डल अपेरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज़ डिफेक्टिव टिम्बर। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। These defects are mostly of two type. The first one is those develop during the growth of a tree, and then those develop after the tree has been felled. फर्स्ट डिफेक्ट ये कहता है कि जब ट्री ग्रोथ कर रहा होता है उस दौरान अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो पहला डिफेक्ट वो होगा। देन अगर वो ट्री गिर जाता है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स की वजह से या फिर कुछ घास फूस की वजह से उस पर जो भी डिफेक्ट होगा तो वो हमारा दूसरा डिफेक्ट होगा। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ, डिफेक्ट डेवलप ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए ट्रीज आर स्टार शेक्स. These are radial splits wider on the surface of the tree and become narrower as they move toward the center. These are caused by served frost or by serve heat of the sun. जो स्टार शेक होते हैं बेसिकली ये जब हमारा ट्री ग्रोथ कर रहा होता है तो ये उस दौरान पाए जाते हैं, और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से। तो फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है? हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टार शेक्स.
These are the radial splits, as I earlier told you, wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center. They are caused by surf frost or by heat of the sun. This is the example of star shakes. Then next is heart shake. These are wide splits running right through the hardwood of the tree. These splits from the pith running toward the sapwood. These are caused by the shrinkage of interior parts by decay because of accumulated mix. तो हार्ट शेक जो डिफेक्ट है वो इस वजह से होता है कि कुछ जो ट्रीज़ के अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो डीके होंगे, वो किसी कारण किसी सैप वुड के कारण या किसी पीथ में किसी के कारण इंसेक्ट लगने से या कोई दूसरा जो इंटीरियर काज हो गया तो उसके कारण उनका श्रिंकेज होना, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं. Then the third number is ringed galls. These are fascicular swelling caused generally by the growth of the layer of sapwood over wound remaining after a branch of tree has been imperfectly cut off. This is shown in this figure. In this figure, the shown ringed gall. ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है, तो इसको हम रिंडगाल बोलते हैं. ये भी एक डिफेक्टिव टिम्बर में आता है. देन डिफेक्ट्स डेवलप्ड आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड. जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं, तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रॉट. ड्राई रॉट क्या होता है? इट इज़ अटैक ऑन टिम्बर बाय फंगस. द फंगस रिड्यूस द टिम्बर टू ए ड्राई powder. To prevent dry root, only well-seasoned timber should be used. There should also be free access to fresh air to all part of timber. Basically जो dry rot होता है वो अटैक होता है किसी भी timber पे फंगस की वजह से. जो फंगस अटैक करते हैं उस पे या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना, ठीक है, तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा, बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज वेट रॉट. इट इज़ डिके ऑफ टिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. टू प्रिवेंट वेट टिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. It should be so used that it should wholly submerged in water or it is always dry. Due to wetting of timber, timber का गीला हो जाना and then उसको drying करना, उसके कारण जो भी डिफेक्ट आता है वो उसको हम wet rot बोलते हैं. Now we will discuss about the some MCQs related to the today's topic. Our first question is, the timber which is prepared in a factory and give desired shape appearance is known as. अगर कोई भी timber है हम उसको प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में, देन उसको हम एक अच्छी शेप देते हैं, एक अच्छा अपीयरेंस देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल टिम्बर कहलाएगा, सॉफ्ट टिम्बर कहलाएगा, या हार्ड टिम्बर, या फिर नन. तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी हम टिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल टिम्बर होगा. देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी एंड नॉन. अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आंखों से देखते हैं, अपनी नेक्ड आंखों से उसको विजिबल करते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनर स्किन आर लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड. जो हमारी अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है किसको? कैम्बियर लेयर को, वो उस क्या कहलाएगा? इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज या ऑल ऑफ द अबो. तो हमने इसके बारे में पढ़ा था.
तो ये इनर बार्क होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर स्किन और कवर ऑफ द ट्री इज़ नोन एज बार्क, कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज़ को स्किन को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ये उसको हम बार्क बोलते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा। जो आउटर स्किन है जो कि ट्री की वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है उसको हम बार्क ही बोलते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शहनवाज अहमद मीर, फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा डिपार्टमेंट, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। So today in our next lecture video, we will discuss about the proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete, what are the various methods of mixture of concrete, which type of grade are used, and how we will achieve the strength of a concrete after number of days. So today's video we will discuss about these topics. The learning objective of this topic is to deliver the knowledge about proportioning of concrete mixture, like how we will mix the concrete with different types of grade, how we will take the different proportions of materials, and the learning outcomes are student will learn about the proportioning of concrete mixture. First of all, we will start from introduction. Mixture proportioning, the process of determining the quantities of concrete ingredients using local materials to achieve the specified characteristics of the concrete. A properly proportioned concrete mix should possess these qualities. First one is acceptable workability of freshly mixed concrete, then durability, strength and uniform appearance of hardened concrete. So mix proportion उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम कंक्रीट की क्वांटिटीज़ को, कंक्रीट के क्वांटिटीज़ में जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उनको हम कैसे मिक्स करें, उनका मिक्स प्रोपोर्शन कैसे बनाएं। जितने भी लोकल मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, उनसे जो मिक्स प्रोपोर्शन बनता है वो एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन कंक्रीट मिक्स कैसे बनाएं। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, जो फ्रेश कंक्रीट होती है वो डिपेंड करता है उसकी वर्केबिलिटी पे। वर्केबिलिटी वो प्रोसेस हो गया कि कंक्रीट को सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके फिर उसको मिक्स करना। देन अगर हमारी फ्रेशली वर्केबिलिटी अच्छी होगी तो उसे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी उस कंक्रीट की अच्छी होगी और एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा हार्डन। जब वो सेट हो जाएगा, जब कंक्रीट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेट हो जाता है तो हम उसके बाद वो स्ट्रेंथ, वो ड्यूरेबिलिटी और जो हम अपीयरेंस है वो हम उसमें अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मिक्सिंग डिपेंड करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेलेक्टेड मिक्स कंक्रीट बेस्ड ऑन the intent use of concrete, the exposure condition, the size and shape of members, the physical properties of concrete such as strength required for structure। तो सबसे पहले जो यूज़ है वो कंक्रीट का कि हम उसको एक अच्छे से जो मिक्स करें, एक अच्छा इंटेंट बना के हम उसको मिक्स करें, एक अच्छी फ्रेशली से हार्डन स्टेट में जब हो जाए ताकि हमें वो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। देन उसके बाद है एक्सपोजर कंडीशन, कि हम किन कंडीशन में मिक्स कर रहे हैं, कौन कौन सा जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो किस किस कंडीशन में है। और जाहिर सी बात है कि अगर गुड क्वालिटी का मेंटेन करेंगे तो हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है। देन नेक्स्ट है साइज़ एंड शेप ऑफ द मेंबर। अब किस साइज़ का वो उस जो भी हम एग्रीगेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो किस साइज़ में है एंड उसका शेप क्या है, किस पोजीशन में है वो। देन उसके बाद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट सच एज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हमें जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करें हम ताकि उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करें।
तो ये जो 4-5 फैक्टर हैं ये कंक्रीट पे मोस्टली डिपेंड करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ at 28 days should specified. The required compressive strength should be equal at the specified strength at 28 days plus the allowance to account of variation. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि जब हम कंक्रीट को कहीं भी प्लेस कर दें, कहीं भी उसको बिछा दें, कहीं भी उसकी फिनिशिंग कर दें, तो उसके बाद जो हमें 28 डेज़ के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है हमारे अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अगर वो कंक्रीट उतना अचीव कर जाता है तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें यह है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी कैलकुलेशन 28 डेज़ के बाद ही हम पता कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ताकि हमें 99% स्ट्रेंथ मिले, चाहे जितने भी उसमें वेरिएशंस हों, अगर कुछ टेम्परेचर के कारण हों या फिर कोई दूसरी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हो। तो कहने का मतलब कि जो भी हमें रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए 28 डेज़ के बाद किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो ड्यूरेबल रहे और उसकी जो स्ट्रेंथ मिले या फिर उसमें जो अपीयरेंस हो वो हमें अच्छी मिले। देन नेक्स्ट इज़ वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो। The water cementing material selected for the mix design must be lowest value required to the meet the design exposure consideration. When the durability does not control the water cementing material, ratio should be selected on the basis of concrete compressive strength. वाटर सीमेंट रेशो मतलब कि हम कितना पानी मिक्स कर रहे हैं उस सीमेंट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट मटेरियल रेशो। अगर हम जितना हमें रिक्वायर होगा, जितना हमें हमारा ग्रेड कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हमें वाटर सीमेंट को मेंटेन करना है तो हमें आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर बात करें किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो हमें वाटर सीमेंट रेशो क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए किसके बेसिस पे, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे। इन सच केसेस द वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो एंड मिक्स प्रपोर्शन फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ शुड बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट फील्ड डाटा and trial mixture with the actual job materials. Then the second most ingredient are used in concrete is aggregates. Two characteristics of aggregate have an important influence on proportioning concrete mixture because they affect the workability of the fresh concrete. They are grading, particle size and distribution, nature of particle, shape, porosity, surface texture. Grading is important for attaining an economical mixture because it affects the amount of concrete that can be made with a given amount of cementing material and water. Aggregate एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट में, जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंक्रीट को स्ट्रेंथ अचीव करने में। जैसे कि हम सबको पता है कि कंक्रीट में मिक्स करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एग्रीगेट्स हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, देन वाटर हो गया। जो सीमेंट है वो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। जैसे हम एग्रीगेट्स और सैंड और पानी को डालते हैं तो ताकि वो उसे क्या करे, आपस में उनको बाइंड करे, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। और बात करें एग्रीगेट्स की, एग्रीगेट एक ऐसी चीज़ है कंक्रीट में जो कि क्या करती है, उस कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फ्रेशली कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हार्डन स्टेट में जाने के लिए। अब एग्रीगेट्स की बात करें तो एग्रीगेट्स में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। इनकी ग्रेडिंग मैटर करती है, जो कोई पार्टिकल साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सीव की mm से हम इनको पास कर रहे हैं, और उनका साइज़ क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स किस टाइप के हैं वो, कि क्या शेप है उनकी, क्या पोरोसिटी है, क्या सरफेस उनकी अपीयरेंस कैसी है। बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रेडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है किसमें, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर में। तो इसमें जो भी 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है ग्रेडिंग एंड नेचर ऑफ पार्टिकल साइज़। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो एग्रीगेट्स है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ अचीव करने का काम करता है। नेक्स्ट इज़ स्लम्प।
concrete must always be made with workability is measured of how easy or difficult it is to place, consolidate and finish concrete. Consistency is the ability of freshly mixed concrete to flow. Plasticity determines concrete ease of molding. जो कंक्रीट हमेशा तैयार होता है उसमें वर्केबिलिटी को हम मेज़र करते हैं, चाहे वो कंक्रीट को हम कहीं भी प्लेस करें या कहीं भी फिनिश करें। कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमें ये बताता है कि आप ये ग्रेड यूज़ करेंगे तो उसके लिए इतना वाटर चाहिए, इतनी सीमेंट यूज़ करेंगे तो आपको उतना उसको पानी देना है। और प्लास्टिसिटी ये डिफ़ाइन करता है कि प्लास्टिसिटी से हम कंक्रीट हमारे लिए और भी आसानी कर देता है मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए। टेबल 9.6 recommended slumps for various types of construction. This table is recommended by IS code. इसमें ये बोला गया है कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है और स्लम्प कितना होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर के बीच कुछ भी बना रहे होंगे तो उनके लिए अलग अलग स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम भी बताई है और मिनिमम भी बताई है। रेनफोर्स फाउंडेशन वॉल्स एंड फुटिंग में कम से कम जो स्लम्प मिलीमीटर में होना चाहिए वो 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। प्लान फुटिंग और सबस्ट्रक्चर वाल में 75 होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। बीम्स और वाल्स में 100 mm होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए 25। ये हमारा IS कोड बोलता है। बिल्डिंग कॉलम्स में 100 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 mm होना चाहिए। पेवमेंट एंड स्लैब्स में 75 mm होना चाहिए और मिनिमम 25 होना चाहिए। मास कंक्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा 75 mm होना चाहिए और कम से कम 25 mm होना चाहिए। Then next is water content. Water contents mean how much quantity of water we are using in concrete, like influenced by a number of factors. कुछ फैक्टर हैं जो कि इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। एग्रीगेट साइज, शेप, टेक्सचर, देन उसके बाद स्लम्प। नेक्स्ट इज़ वाटर टू सीमेंटिंग मटेरियल रेशो, एयर कंटेंट, सीमेंटिंग मटेरियल टाइप एंड कंटेंट, एडमिक्सचर, इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो वाटर कंटेंट एक ऐसी टर्म है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट, उसको पानी कितना देना है, कितनी क्वांटिटी में पानी देना है। अगर एग्रीगेट इस साइज़ का होगा, इस शेप का होगा, या हमारा स्लम्प इस टाइप का होगा, या फिर हम वाटर सीमेंटिंग मटेरियल में कितना रेशो दे रहे हैं, या हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर कंटेंट मतलब कि हम कितना क्वांटिटी में, हमें कितनी उस ग्रेड में कितनी क्वांटिटी का वाटर रिक्वायर है, उस प्रोसेस को हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। The proportion of concrete mixture. The design of concrete structure involves the following steps: the establishment of specific concrete characteristic, the selection of proportion of available material to produce concrete of required properties with the greatest economy. Proportion of concrete में क्या है कि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं, अपने पास जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी जो कितनी इकोनॉमी में हमें वो मिल रहे हैं, कितना हमें उनका प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है ताकि हम उस कंक्रीट को प्रोड्यूस कर सकें। अगर हम जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होंगे उनका यूज़ करेंगे, उनकी जो शेप, सरफेस होनी चाहिए या टेक्सचर होना चाहिए वो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए ताकि हमें उसे क्या मिले, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी मिले। मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट. Weight proportioning method simple and quick for estimating mixture proportions using a assumed or known weight of concrete per unit volume. Absolute volume method, more accurate method which involves the use of relative density, specific gravity, values of all ingredients to calculate the absolute value each will occupy in a unit volume concrete. This method will be illustrated based on field experience, statistical data और on trial mixture. So पहला जो हमारा मेथड है वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड,
ये एक सिंपल और क्विक मेथड है जिसमें हम कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनका वेट करके डालें। इस मेथड को हम वेट ऑफ कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद है एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड। ये एक ऐसा एक्यूरेट मेथड है कि जिसमें हम कंक्रीट की रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करते हैं और एक अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेट बना के फिर इसको हम तैयार करते हैं, या फिर हम फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो भी डाटा है उसको तैयार करते हैं। हमें कुछ भी काम शुरू करने से पहले, कंक्रीट को स्टार्ट करने या कैलकुलेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस ऑफ मॉडुलस, ड्राई इरोडेड यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वेरिएशन इन द approximate mixing water required with slump, air content and grading of the available aggregates. Then relationship between strength and water cement ratio for available combinations of cement and aggregate, job specification if any, maximum water cement ratio, minimum air content, minimum slump, maximum size of aggregate, and strength at early ages normal at 28 days. Regardless of whether the concrete characteristics are prescribed by the specification or left the mix designer, and the mix proportion in kilogram per cubic meter of concrete can be computed in the following sequence. सबसे पहले हमें सीव एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सीव से हम एग्रीगेट को पास कर रहे हैं। देन उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी मटेरियल्स की। वो जो एग्रीगेट्स हम यूज़ करेंगे वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो का। फिर उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमें 28 डेज़ के बाद कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। देन उसके बाद फिर हम फॉलोइंग जो भी डाटा है, जो भी कैलकुलेशन है वो तैयार करते हैं किसी भी फॉलोइंग सीक्वेंस में।